हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हम में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरोहण की दूसरा पार्ट। यानी कि पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह वो बस स्टैंड से अपने गांव है वो माही तक की यात्रा करता है, महीप के माध्यम से, दो घोड़ों पर, हीरू बीरू के माध्यम से। और आगे के इस भाग में दोस्तों हम जानेंगे कि वो किस प्रकार से अपने घर पर हिमांग पहाड़ पर चढ़ता है और उसके जाने के बाद में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उनके बारे में दोस्तों भूप के और उसके बाद बीच में बातचीत होती है। तो चढ़ाई शुरू हो गई थी, प्राय खड़ी चढ़ाई, यानी कि अब वो हिमांग पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं। पहले तो पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे वे, फिर रुक गए। क्या हुआ, आगे नहीं चढ़ पा रहा है? भूप ने ऊपर से पूछा। बस इतना भर पहाड़ीपन ही बचा रह गया है ना? फिर से नीचे उसके वापस आए। उन्होंने गले के मफलर की मजबूती परखी, फिर उसे कमर में बांधकर दोनों छोरों को दिखाते हुए कहा, भुला ले, पकड़ इसको। फिर उन्होंने शेखर की ओर देखा, जो और भी नीचे खड़े हाँफ रहा था। पहले इसे चढ़ा लें, फिर आपको। शेखर ने हामी भरी। अब भूप आगे आगे चढ़ रहे थे, उसकी कमर में बंधे मफलर के छोर को पकड़े पकड़े रूप पीछे पीछे। बाप रे, बिना किसी आधुनिक उपकरण के, सिर्फ पेड़ों पत्थरों के नाम मात्र के सपोर्ट पर शरीर का संतुलन बनाते हुए चढ़ना। बीच बीच में रुककर हिदायत भी देते जाते थे। देख, ए थई मजबूती से पकड़ी के राखी, ईना हवा की गिरगेल सुपिन माँ। देख, इसे मजबूती से पकड़ के रख, ऐसा ना हो कि जागरे सुपिन में। भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, वनमानुष थे या रोबोट थे? तो ये दोस्तों आपको कथन याद रखना है कि जो भूप की जो तुलना है वो किससे की गई है? सांप से, छिपकली से, वनमानुष से, रोबोट से। तो चार विकल्प दे करके एक उसमें ऐसा दे दिया जाएगा कि शेर से। ठीक है, तो आपको वहाँ पर वो छांट लेना है। वह जिस धैर्य, आत्मविश्वास और ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का नायाब उपयोग कर रहे थे, वह उसके लिए हैरत की चीज़ थी। फिर अकेले का भार मात्र होता तो एक बात होती, वह तो खुद के साथ साथ उसे भी खींचे लिए जा रहे थे। 12 वर्ष पहले ठीक इसी तरह ढलान के ऊपर ले आए थे उसे। घंटे भर लगे ऊपर पहुंचने में, यानी कि घंटे भर में वो भूप दादा के साथ में शेख जो रूप है वो हिमांग पहाड़ पर पहुंच जाता है। उन्होंने वहां से किसी को आवाज़ दी, शायद उन लोगों के आने की सूचना। फिर जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर उसे हाँफता हुआ छोड़कर शेखर को ले आने के लिए नीचे उतरने लगे। देखते ही देखते हिमांग पर छाए बादलों में अदृश्य हो गए वो। ऊपर रूप ने देखा कि पहाड़ की पीठ पर कुछ दूर तक जमीन प्राय समतल बनी हुई थी, जिसमें मकई की फसल खड़ी हुई थी। क्षेत्र के चारों ओर सेब और देवदार के पेड़ थे। सेब के पेड़ों में तो फल भी लगे हुए थे। पेड़ ज़्यादा दिनों के नहीं थे, यह देखने से ही लग रहा था। उसने गौर किया कि ऐसे ही पेड़ नीचे भी कुछ दूर तक फैलते चले गए थे। पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करता हुआ वह आधी दूरी तक पहुंचा हुआ कि उसने एक गुफानुमा आश्रम देखा। उसी के बगल में 2 छानी छप्पर का झोंपड़ा भी। यही घर है शायद। एक छप्पर के नीचे एक औरत खड़ी थी, नाटी, गोरी, जवान, चुस्त और लाल फुल स्वेटर में। वह उसे हैरानी से घूर रही थी। उसने अनुमान लगाया कि यह भाभी हो सकती है, मगर झिझक बस आगे बढ़ गया। आगे हिमांग के ऊपर वाले अंश से कोई झरना झर रहा था, जो खेतों से गुजरते हुए शूपिन में गिरता था। हवा में बर्फीली शाम की ठंडक बढ़ गई। देखते ही देखते कोहरा इतना घना हो गया कि लगता था पृथ्वी पर पहाड़ की स्पीड को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। शेखर को लेकर आ गए थे भूप। आते ही उन्होंने भाभी देवर के बीच संवादहीनता की जड़ता को ताड़ लिया। बोले, रूप तेरी भाभी, भाभी। रूप ने आगे बढ़कर उस औरत के पांव छुए। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। पति पत्नी गृहस्थी के सामान को समेटने में लग गए। रूप और शेखर गुफा के बिछे पटरों पर ही लेट गए। रूप, शेखर ने पुकारा, यार, इट वाज ए रेयर एक्सपीरियंस। यानी कि ये बहुत ही अनोखा अनुभव था। हाँ, वो महीप घोड़े वाला लड़का तेरी इन्हीं भाभी का लड़का है। बताया तो यही गया। मुझे लगता है कहीं कोई गड़बड़ है। नींद की झील में डूब गया था, रूप का जवाब। जाने कब तक सोते रहे वे। रात के किसी पहर जगाया था भूप ने। लो यकी खा लो, यकी पड़े रहो। बहुतों जोरों की बारिश है बाहर, सचमुच बाहर वर्षा कहर ढा रही है। सुबह उठे तो आसमान साफ था। पूरब की 2 पहाड़ियों के बीच धुंध के पर्दे के पीछे से किसी बच्चे की तरह झांक रहा था लाल लाल सूरज। धुंध अरुणाभ होती जा रही थी, धीरे धीरे छटी थी कुछ धुंध। नीचे झांकने पर माही के छोटे छोटे घरों दे अजीब से लग रहे थे। यानी कि इतनी ऊंचाई पर उनका घर था कि जो माही के जो छोटे छोटे घर थे वो उन्हें बहुत ही अजीब लग रहे थे। भूरे पानी के गहरे तल में पड़ी मछलियों सीप घोंघों की तरह हल्का सा आवास मात्र हो रहा था इनका।
भाई से मिलकर कैसा लगा रूप? शेखर ने एकांत में पूछा। बस बस थोड़ी सी धुंध छटी है अभी। यानी कि अभी तक तो मेरी थोड़ी सी ही धुंध है वो छटी है कि भाई से मैं मिला हूँ, इतना पता चला है कि मेरे माँ बाप हैं वो दब गए थे, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन अभी जो क्या क्या हुआ था उसके बाद में, ये कौन है, सैला तो सब कुछ दोस्तों जानना अभी तक बाकी है। तो इस प्रकार ये है वो कहता है। भाई बस थोड़ी सी ही धुंध छटी है अभी। इस हूँ कहते हैं लियोनार्डो दा लियोनार्डो दा विंची ने पहाड़ को देखकर कहा था, मेरी मोनालिसा यहाँ है। मेरी मोनालिसा यहाँ है, मगर इसे पाने के लिए मुझे ढेरों पत्थर मिट्टी के मलबे हटाने हैं। तुम्हारा भाई भी इस पहाड़ में है, मोनालिसा नहीं, साक्षात शिव, मगर उस तक पहुंचने के लिए ढेरों मलबा उठाना पड़ेगा तुम्हें अभी। यानी कि जो यादों का मलबा है, इसके अलावा जो आपकी समय का मलबा है कि 11 साल में अभी तक क्या क्या हुआ है, किस तरह भूस्खलन हुआ, क्या क्या हुआ, किस तरह से ये हुआ है, सारा का सारा दोस्तों रूप सिंह जब जान जाएगा तभी वो यादों का मलबा है वो हट पाएगा। रूप कुछ बोला नहीं, चुपचाप टहलता रहा। नाश्ते पर पहली बार सब साथ बैठे। आगे के गिर्द भुनी हुई मक्के की बाल और चाय भाभी सेक सेक कर दिए जा रही थी। वे नमक मिर्च के साथ चबाते जा रहे थे। यहाँ पर इस पहाड़ पर कैसे आना पड़ा दादा? मलबा हटाने की रूप की एक अदद कोशिश। यहाँ भूप ने मक्के के हाथ को गर्म करते हुए जैसे पीछे दूर तक देखा। आज इतने बरसों बाद यही पूछने के लिए आया है? मुझे और शर्मिंदा ना करें तो सुन भुईला, तूने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो बहुत सुनी होंगी। सुनने में तो बहुत भारी नहीं लगती, लेकिन इसकी सच्चाई तो वही जाने है जिस पर सचमुच का पहाड़ टूटा हो। भाभी और भुने हुए भुट्टे दे रही थी, उन्होंने मना कर दिया। तेरे जाने के बाद अगले साल बहुत बर्फ़ गिरी, ये हिमांग पहाड़ उसका बोझ ना उठा सका, धसक गया और उसके 30 नाली अपने 30 नाली खेत, मकान, माँ बाबा सब दब गए मलबे में। मैं ही किसी तरह बच गया। छानी पर था इसलिए वहीं से तबाही देखी थी मैंने, लाचार असहाय। तू होता तो पहाड़ का मलबा क्या था, पहाड़ तक हटा लेते दोनों भाई, खेत भी खींचकर निकाल लेते, माँ बाबा को भी, लेकिन नहीं हो सका। वही पहाड़ कब्र बन गया सबका। भूप थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। तू तो पहले ही भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। फिर मैं बहुत भड़का, बहुत छटपटाया, लेकिन कहीं सहारा ना मिला। सहारा देता भी कौन, सभी अपने अपने से ही तबाह। 10-10 किलोमीटर तक जगह जगह धसाव हुए थे, रास्ते बदल गए, नदियाँ बदल गईं। इतनी बड़ी तबाही हो चुकी थी कि और मैं खिसियाई आंखों से इस हिमांग को देखा करता। मौत की तरह फैला हुआ म्याल म्याल यानी कि पहाड़। भाभी चाय दे गई थी, दूध के अभाव में चाय लाल। भूप ने पहले गिलास की चाय में भाप से अपनी पनियाई आंखों को सेका, फिर गिलास को दोनों हाथों में दबा लिया। पता नहीं किस आत्मीय ऊष्मा की तलाश थी उन्हें। वे हैरान हो इस विचित्र लीला को देख रहे थे। तुझे बचपन में बाबा की सुनाई गई कहानी याद है? वे रूप की ओर मुखातिब हुए, यानी कि उसकी तरफ मुड़े। वो उनकी आंखें कुछ ज़्यादा ही चटक हो आई थीं। उनकी आंखें कुछ ज़्यादा ही चटक हो आई थीं। वो एक नन्ही चिड़िया वाली जिसे गीद ने कहा था कि मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं, खैर मैं याद दिलाता हूँ। गीद के ऐसा कहने पर चिड़िया डर गई। पूछा क्यों? गीद बोला, इसलिए कि तू मुझसे ऊंचा नहीं उड़ सकती। यह अजीब ज़बरदस्ती का तर्क था। नन्ही चिड़िया ने धीरज धरकर पूछा, और अगर मैं तुझसे ऊंचा उड़कर दिखा दूं तो? गीद उसके बचकानेपन पर हंसा। तो नहीं खाऊंगा। तो फिर दोनों में ठण गया मुकाबला। गीद के सामने भला उस नन्ही चिड़िया की क्या बिसात। लंबे लंबे डैने फहराए और उड़ गया ऊपर ऊपर और ऊपर। चिड़िया डर गई, फिर भी उसने धीरज ना छोड़ा। ऐसे भी मरना है, वैसे भी, तो क्यों ना मुझसे दो दो हाथ करके ही मरूं। कम से कम मरने का मलाल तो नहीं रहेगा। फिर तो पूरी ताकत लगा दी उसने उड़ने में, लगा कि प्राण ही निकल जावेंगे। जान पे खेल गई चिड़िया और सारी ताकत लगाकर उड़कर जा बैठी गिद्ध की पीठ पर। गिद्ध अपनी बेहिसाब ताकत के गुरूर में उड़ता रहा, आकाश से भी ऊंचा, लेकिन चिड़िया को अब कोई डर ना था और वह हर हाल में उससे ऊंचाई पर थी, मौत की पीठ पर ही जा बैठी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भूप ने रूप सिंह और शेखर को कौन सी कहानी सुनाई? तो वो थी आपकी गिद्ध और चिड़िया की कहानी। कहानी खत्म कर अपने सामने की मंजर को देखने लगे भूप। उन्होंने बीड़ी सुलगा ली, दो एक कश खींचे, फिर बोले, तो भूला, इस तरह मैं भी आ बैठा मौत की पीठ पर, कि जो हिमांग पहाड़ ढसा था मैं उस हिमांग पहाड़ पर ही आकर के बैठ गया, उसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल लिया। धीरे धीरे मलबा हटाता रहा, यहाँ का थोड़ी बहुत खेती शुरू की, अकेला अकेला लगा तो एक औरत ले आया नीचे से।
कौन सैला? रूप चौकन्ना हो उठा सहसा। हाँ, अभी तक तुझे याद है? इस बार भूप के चौंकने की बारी थी। एक क्षण को वह तरासा हुआ चित्तीदार चेहरा स्निग्ध होता सा लगा, फिर उस पर एक नामालूम सी धुंध छा गई। शैला के आने से खेती फैल गई, बर्फ जमी ना रहे सो हमने खेतों को ढलवा बनाया, मगर एक मुसीबत, पानी कहाँ से आए? एक दिन पानी की खोज में हम चढ़ गए इस हिमांग के साबुत ऊंचे हिस्से पर। वहाँ हमने देखा कि एक झरना यूं ही उस तरफ सुपिन में गिर रहा था। उसने मोड़ लेने से पानी की समस्या हल हो सकती थी, मगर बीच में ऊंचा था, यानी कि पहाड़ काटना था। हमने क्वार के दिन चुने जब रातों को बर्फ़ जमने लगती थी, दिन को पिघलने लगती थी, मगर थोड़ी थोड़ी, यानी इतना भी नहीं कि धार तेज हो और इतना भी नहीं कि बर्फ़ जमकर सख्त हो जाए। बड़ी मेहनत की हम दोनों ने, मगर झरने को मोड़कर लाने में विफल हो ही गए आखिर। जाड़े में तो जम जाता होगा, फिर बर्फ़ से ढक जाता होगा, यह सब शेखर ने पूछा। अभी ही जम गया जी, भूप ने कहा, लेकिन गर्मी पाएगा तो पिघल जाएगा। ये पेड़ लगा रखे हैं ना, काफ़ी लकड़ी जमा कर लेते हैं, 24 घंटे आग जलती रहती है, बर्फ़ से आग को भिड़ा देते हैं। मगर भाभी गई कहाँ? मेरा मतलब शैला भाभी। वो ही तो बता रहा था कि तेरी भाभी ने आने से खेती का काम कैसे बढ़ता गया। काश हम दोनों के बूते का ना था, फिर उसको बच्चा भी होने वाला था तो हम ले आए दूसरी औरत, ये तेरी दूसरी भाभी। सैला से एक बेटा हुआ महीप। फिर एक दिन महीप अभी 9 साल ही का था कि उसकी माँ को जाने क्या सूझा कि एक दिन यहीं से कूद गई सुपर्ण। स्तब्ध रह गए रूप और शेखर। सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज़ नहीं थी कहीं। एक गहरी सांस लेकर बोले भूप, तब से बेटा जो नीचे उतरा तो फिर वो ऊपर नहीं आया। मैंने लाख मनाया, फिर भी कल भी उसे आया देखकर ही नीचे उतरा था। उसके पीछे पीछे दूर तक गया, मगर उसने सुनकर भी नहीं सुना, देखकर भी नहीं देखा, लौट गया घोड़ी को भगाते हुए। मुझी को गुनहगार समझता है अपनी माँ की मौत के लिए। चाह भूप की दूसरी पत्नी ने शायद विषयांतर करना चाहा। अरे रहने दे, ये साहब लोग हैं ना, काली चाय पसंद नहीं करते। चाय को क्या बोल रहे हैं? चाह। आप एक भेड़ या बकरी तो रख ही सकते थे, उसने चढ़ने चढ़ाने में मुश्किल भी नहीं आती, दूध भी मिल जाता। पाली थी ना, दिख तो नहीं रही। धुंध काफ़ी कुछ छट चुकी थी। अब समझ में आया कि भूपदादा ने कल क्यों बात नहीं की माही वालों से। रात को बारिश से भीगी सलेटी मिट्टी पर सुबह की आलोक छाया से चलते हुए नीचे पसरी घाटी को दूर दूर तक देख रहे थे वो। उनके पीछे हिमांग का बाकी साबुत पहाड़ था, जिससे नीचे उतरता झरना हिमायत होकर यानी कि बर्फ में ढल करके चांदी की राह सा चमक रहा था। इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में उसका जम जाना लाजमी था। वे हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे और रूप और शेखर उनके अंदर के हिम के पिघलने का इंतजार। आखिर दोनों ही पिघले। तू गया, तेरी पीछे माँ गई, बाबा गए, फिर शैला गई, आखिर सबसे महीप भी चला गया हमें छोड़कर। वे रोक रोक कर बोलते हैं, तू कहेगा चढ़ सिर्फ मैं रहा था, बाकी सब उतर रहे थे। मैं कहता नहीं, अपने अपने हिस्से की चढ़ाई तो सभी चढ़ रहे थे, चढ़ने का सबका अपना अपना तरीका है। तो ये कथन आपसे देकर के पूछा जा सकता है, किसने कहा और किस पाठ से उद्धृत है? तो आरोहण पाठ से, भूप सिंह। थोड़ी देर तक हिम के पिघलने को वो यूं ही देखते रहे, फिर फावड़ा उठाकर किनारे के कटाव को ठीक करने चल पड़े। उस समय वे अकेले थे, उनका यह रूप उन दोनों में दहशत भी भर रहा था, सम्मोहित भी कर रहा था। उफ, कितने अकेले लग रहे हैं भूप दादा इस वक्त, रूप ने धीरे से कहा। ऊंचाइयां तन हावी तो करती हैं शेखर का दोस्तों बेस्ट कथन है ये। ऊंचाइयां तन हावी तो करती हैं, किसने कहा? शेखर ने। कटाव की मरम्मत कर आगे के पास फिर लौट आए थे भूप सिंह, एक बात पूछूं? शेखर ने उन्हें देखते हुए कहा। पूछो। आप पहाड़ हैं या पहाड़ पर चढ़ने वाले? हम। आपको क्या लगता है? दोनों ही हंस पड़े भूप, शायद पहली बार। बोले, हम कहाँ के पहाड़ हुए भुला, हम तो चढ़ने वाले ही हुए। दादा, रूप का गला भराया। बहुत दुख झेले आपने, बहुत दुखों का पहाड़ लेकर चढ़ते रहे आप पहाड़ पर। बस अब बस करो, मैं तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें अपने साथ लेवा जाना चाहता हूँ। मुझे सरकार की ओर से पक्का क्वार्टर मिला हुआ है, जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें आराम से रह लेंगे हम सभी। भूप गंभीर हो गए। ना कहा ना हाँ। एक बार चलकर देख तो आइए कि आपका भूला कैसे रहता है। फिर भूप फिर भी निर्विकार बने रहे। तो शेखर ने कहा, भूप भैया, मेरे पापा कहा करते थे कि क्लाइंबर माने चढ़ने वाले को अपनी सारी ताकत एक ही चढ़ाई में नहीं खत्म कर देनी चाहिए, कुछ ताकत बचा करके भी रखनी चाहिए आने वाली चढ़ाइयों के लिए। तो ये कथन भी किसका है? शेखर का है। IAS साहब, वो आपके पापा का तरीका होगा, शौकिया चढ़ने वालों का तरीका। मेरे बाबा का तो तरीका वही है, गिद्ध और नन्ही चिड़िया वाला। जहाँ जिंदगी और मौत में जंग छिड़ी हो, वहाँ बैलों की डकार में अधूरा रह गया वाक्य। ओहो,
इन बंदों को तो मैं भूल ही गया आज। भूप को जैसे उनकी सुध अब आई हो, फिर जोर से बोले, सुन लिया सुन लिया। रूप और शेखर ने एक दूसरे की ओर हैरान होने वाली नज़रों से देखा। तो बैल भी हैं यहाँ, मगर ये आए कैसे? बैलों को बाहर धूप में निकाल कर बांधा भूप ने। छोटे नाटे पर पुष्ट बैल। उसकी पत्नी ने भोजन बनाना छोड़कर हाथ से घास लेकर डाल दिया उनके सामने। भूप भैया, ये बैल कैसे आए यहाँ? शेखर ने पूछा। कैसे आए? आप ही बताओ जी। सुना है बड़ा माइंड रखते हैं आईएएस वाले। शेखर कुछ इस कदर पराभूत हुआ था कि भकुआ गया। अजी कंधे पर ढोके लाए हैं इन्हें, और कैसे? भूप ने कहा। कंधे पर? इन्हें क्यों? मैं अपनी 2 औरतों को कंधे पर ला सकता हूँ, आप दोनों को ला सकता हूँ, इन्हें नहीं ला सकता? अजी देखो, इतने बड़े बैल तो चढ़ नहीं सकते ना। सो नीचे से एक छोटा बछड़ा ले आए पहले, फिर दूसरा, फिर वे हयाई पल कर बैल बने। लेकिन ये नीचे कैसे उतरेंगे? भूप ने कोई जवाब ना दिया, हंसुए से मकई की डंठलों को काटते रहे। ये पहाड़ कभी भी धस सकता है, मालूम है। उनका यह छोटा सा वाक्य बेहद ठंडा था। बहुत देर तक मंडराता रहा उसका आतंक। यह तो सरासर खुदकुशी है। तुम कहते हो खुदकुशी है, मैं कहते बचने का मुकाम। दादा, इन्हें देखकर आपका अकेलापन और गहरा गया हमारे सामने। आप समझते क्यों नहीं कि आपने औरों से खुद को काट लिया है? रूप की आवाज़ भर्रा रही थी। मैंने ना, पिछले साल गर्मियों में नीचे आग लगी, छोड़कर बुझाई थी हमने आग। अभी कल ही तो नीचे नहीं गया था। मगर आपने किसी से बात तो नहीं की ना? नहीं की। दुख था, लेकिन देवता जानते हैं जो कभी उनका बुरा सोचा हो मन में। यहाँ जहाँ हूँ बुरा सोचूंगा भी कैसे? मुझे तो सभी पर दया आती है यहाँ से देखने पर। मगर यहाँ आप अकेले हैं। कौन कहता है अकेला हूँ? यहाँ माँ है, बाबा है, सैला है, सोए पड़े हैं सब। यहाँ मही पे बल्द यानी कि बैल हैं, मेरी घरवाली है, मौत के मुंह से निकाले गए खेत हैं, पेड़ है, झरना है। इन पहाड़ों पर मेरे पुरखों, मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है, उनसे प्यार करता हूँ। तो ये दोस्तों जो भूप है, उसकी प्रकृति से प्रेम और अपने स्थान से, अपने लोगों से प्रेम को दर्शाता है कि वो अपने स्थान से, अपने लोगों से और प्रकृति से, परिवेश से कितना प्रेम करता है। दादा, ये सब देख सुन सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। अभी से भी बची खुशी ज़िंदगी के साथ में इंसाफ किया जा सकता है। भूप ने अपनी भीगी पलकें ऊपर उठाई तो वे अंदर जल रही थीं। बहुत इंसाफ किया तुम सभी ने मेरे साथ, बहुत। अब माफ़ करो भीला, मेरी खुददारी को बख्श दो। अब तो जिंदा रहने तक ना ई बल्द उतर सकदिन ना हम। ये संवाद देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने संवाद कहा और किस कहानी से उद्धृत है, किस पाठ से उद्धृत है, किस किताब से उद्धृत है। ये भी आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भाई अंतरा भाग में कौन कौन सी कहानियाँ, कौन कौन से पाठ हैं, अंतराल भाग में कौन कौन सी कहानी, कौन कौन से पाठ हैं। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आपका ये पाठ हो गया आरोहण। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बताया है कि किस तरह से जो पहाड़ी लोग हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, संघर्ष झेलने पड़ते हैं। कभी आपकी पानी नहीं मिलता है, बर्फ़ गिरती रहती है, सर्दी पड़ती रहती है। इसके अलावा कभी भी भूस्खलन हो सकता है, हिमस्खलन हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी परेशानियों का रोज़ नीचे उतरना चढ़ना, संपूर्ण देश से, सुविधाओं से कट जाना दोस्तों पहाड़ी लोगों के जीवन को बहुत ही संघर्ष में बनाता है। उसको संघर्ष को दिखाना और इस पर भी दोस्तों वो प्रकृति के साथ में अपने आत्मीय संबंधों को कैसे बना करके रखते हैं, इसका एक भूप दादा है वो श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों आज के समय में आरोहण है वो एक रोज़गार बन सकता है। ठीक है, और इसकी वर्तमान में क्या आवश्यकता है उसको भी लेकर के लेखक ने वर्तमान जागरूकता का परिचय दिया है। ठीक है, इस तरह के दोस्तों ये कहानी उद्देश्यों को उजागर करती है। तो दोस्तों इनके जो क्वेश्चन हैं वो भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, तो सीधे ही हम इनके जो शब्दार्थ है उसको चलते हैं। खतो किताबत यानी कि पत्र व्यवहार, मुकिम्मिल माने स्थाई, खासम खास यानी कि अति विशिष्ट अंतरंग, तौहीन यानी कि बेइज्जती, जर्द यानी पीला पड़ना। आगे पढ़ते हैं। इम्पोर्टेड माने आयातित, दरियाफ्त माने जानकारी प्राप्त करना, पता लगाना, हिया माने यहाँ, घाटी बटी माने पहाड़ के पार जाने का रास्ता, चंदोब यानी कि सामियाना चादर, दरकना यानी कि फटना, पगुराना यानी कि जुगाली करना, पेबंद यानी थेगली, सुपिन यानी नदी का नाम, अस्फुट यानी कि स्पष्ट, कुहेड़ी यानी कुहेरा, घसेरी यानी घासवाली, डांडिया पहाड़ियाँ, हिलांस यानी एक पक्षी का नाम है जो घासवाली लड़की है, हे कुहेरी डांडिया में मज्जा। ठीक है, तो वहाँ हिलास पक्षी को भी वो संबोधित करती है कि तू ऊंचे ऊंचे घरों में बसेरा ना बसाया कर। नावास माने ना बसना, गफलत माने गलत फहमी या सावधानी, अनुतप्त माने पछतावे से भरी, रॉक पिटन माने चट्टान में गड्ढा करना, ड्रिल माने खोदना, लैंड स्लाइड माने भूस्खलन, संभ्रांत माने कुलीन खानदानी रईस, मशगूल माने व्यस्त लगा हुआ, शिनाख्त माने पहचान, शख्सियत माने व्यक्तित्व, तिलिस्म माने जादू और वजूद माने अस्तित्व, हिलकोरे माने स्वर लहरी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका आरोहण पाठ होता है।
आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे बिस्कुहर की माटी, ठीक है, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया नंगा तलाई गांव की एक आत्मकथा है, उसका एक अंश है। तो आपको ये पाठ कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो है, ये पाठ है, पसंद आया होगा। हमने प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों जहाँ जहाँ से बन सकता है, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है दोस्तों, उससे पहले ही हमने इतने सारे क्वेश्चनों को विस्तार से पढ़ लिया है। आपको जल्द ही दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको जोड़ दिया जाएगा। जो जो दोस्त जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारे पाठों की दोस्तों आपको एक साथ है वो PDF शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप यदि दोस्तों क्लासें पसंद आ रही हो तो थोड़ा सा दोस्तों सपोर्ट करें, जिससे कि हम औरों को भी दोस्तों और लोगों तक पहुंच सकें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। तो चलिए आपसे मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।